माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो माँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूँ मनहूस, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? तेरी वजह से मेरे पति मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और तेरी वजह से मुझे सोसाइटी में ताने सुनने को मिलते हैं। एक मेरी बेटी शोभा ही है जिसकी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा रहता है, मेरी सुंदर प्यारी बच्ची। और तू हमारी जिंदगी पर काला धब्बा है, काला धब्बा। हाँ। गरिमा की माँ ललिता गरिमा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। कहने के लिए वो उसकी सगी माँ थी, लेकिन उससे सौतेली माँ की तरह बर्ताव किया करती थी, क्योंकि गरिमा के जन्म के समय उसके पति किशोर का देहांत हो गया था और वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार अपनी छोटी बेटी गरिमा को समझती थी और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। बचपन से लेकर अब तक गरिमा को ना अपनी माँ का प्यार मिला, ना अपनी बड़ी बहन शोभा का। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी उसके रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिसके साथ वो हंसे खेले और बात करे। गरिमा बहुत दुखी रहती थी। भगवान जी, आपने मुझे ऐसा रंग रूप क्यों दिया? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं जहाँ भी जाती हूँ सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे दूर दूर भागते हैं। मेरे पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था, लेकिन माँ को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। वो तो बस शोभा दीदी से प्यार करती है, मुझे तो वो अपनी बेटी समझती ही नहीं। ये कहते हुए गरिमा रोए जा रही थी कि तभी ललिता के चिल्लाने की आवाज आई। मनहूस, कहाँ मर गई? जब देखो आराम करती रहती है, जल्दी बाहर आ। गरिमा आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ? क्या की बच्ची, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मेरी बेटी शोभा थकी हारी कॉलेज से आई है, जा जल्दी से उसके लिए ठंडा शरबत बना कर ला। ठीक है माँ। और हाँ, शरबत बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, समझ गई? अब जा, यहाँ खड़ी क्यों है? बेचारी गरिमा चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी। वो इसी उम्मीद में थी कि एक न एक दिन उसकी माँ उसे भी अपनी बड़ी बेटी की तरह प्यार करेगी, लेकिन वो सदा माँ के प्यार को तरसती रही। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक सुबह गरिमा जल्दी से सोकर उठी और नहा धोकर अपनी माँ के पास गई, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। आप मेरा जन्मदिन कभी नहीं सेलिब्रेट करती हो, कम से कम मुझे जन्मदिन विश तो कर दो। गरिमा की ये बात सुनते ही ललिता गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, तुझे क्या लगता है मैं उस मनहूस दिन को याद करूंगी? उस दिन की तुझे शुभकामनाएं दूंगी जिस दिन मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। चुपचाप जाकर अपना काम कर, मनहूस कहीं की। अपने जन्मदिन पर माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर गरिमा का दिल बुरी तरह टूट गया और वो रोते रोते घर से बाहर चली गई। तभी बाहर कुछ लड़कियाँ खेल रही थी। गरिमा को देखते ही हंसते हुए बोली, अरे देखो देखो, इस काली कलूटी को अपने जन्मदिन पर कैसे रो रही है। क्या कहा? आज इस कल्लो माई का जन्मदिन है? हाँ, इसकी बहन शोभा बता रही थी कि आज ही के दिन इनके पिता की मौत हुई थी, तभी तो इसकी माँ और बहन इसका जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन इसकी बहन शोभा का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। दोनों सगी बहनें होते हुए भी दोनों में कितना अंतर है। ये सुन गरिमा से रहा नहीं गया और वो उन लड़कियों से बोली, तुम सब चुप हो जाओ, मैं अपने पिता की मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम सब कॉलेज में पढ़ाई करती हो और कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रही हो। अगर जन्म लेते ही मेरे पिता की मौत हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? बोलो। काली कलूटी, तू है ही मनहूस, सारी गलती तेरी ही है। हाँ, अब जा यहाँ से अपनी काली शक्ल लेकर, यहाँ पर मनहूसियत मत फैला। ये कहते हुए उन लड़कियों ने गरिमा को वहाँ से भगा दिया। गरिमा उदास होकर वहाँ से घर लौट आई। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर शोभा का भी जन्मदिन नजदीक आ गया। ललिता अपनी बेटी शोभा को लेकर शॉपिंग मॉल गई और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीदा। फिर जब शॉपिंग करके दोनों माँ बेटी घर लौटी तब गरिमा बोली, माँ, शोभा का 2 दिन बाद जन्मदिन है, क्या मैं अपनी बहन की बर्थडे में वही पुरानी ड्रेस पहनूंगी? आप शोभा के लिए इतनी सुंदर ड्रेस लेकर आई हैं, मेरे लिए भी कोई सस्ती सी ड्रेस खरीद कर ले आती। मेरा भी मन था पार्टी में नई ड्रेस पहनने का। माँ, इस काली कलूटी को कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ये इस घर की नौकरानी है, और वैसे भी माँ ने मेरे बर्थडे पर इतने सारे मेहमानों को घर बुलाया है, उनका खाना बनाना है, सबको खाना सर्व करना है, वो तो तुझे ही करना है, समझ गई? माँ, मैंने ठीक कहा ना, इस नौकरानी को नए कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। सुन मनहूस, मैंने इतने सारे मेहमानों को बुलाया है, उनका खाना कौन बनाएगा?
सारी तैयारियां कौन करेगा? तू ही तो करेगी। तू पुराने कपड़े में ही अच्छी लगेगी, वही तुझ पर बहुत जचते हैं। वैसे भी मैं नहीं चाहती तेरा काला साया मेरी बेटी के जन्मदिन पर पड़े, इसलिए तू पार्टी में नहीं आएगी, समझ गई? माँ, नौकरानी की हैसियत से पार्टी में आ जाएगी। इतने सारे मेहमानों को कौन अटेंड करेगा? यही काली कलूटी तो करेगी। अपनी बहन और माँ की कड़वी बातें सुन गरिमा रोते हुए बोली, माँ, मैंने भी तो आपकी कोख से जन्म लिया है। मैं भी तो शोभा दीदी की तरह आपकी ही बेटी हूँ। फिर आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं आपका और दीदी का प्यार पाने के लिए कितना सब कुछ करती हूँ, लेकिन आपका पत्थर दिल पिघलता ही नहीं है। ये रोना धोना जाकर अपने कमरे में कर, समझी? चलो बेटी, चलकर थोड़ा आराम करते हैं, फिर हमें मेहमानों की लिस्ट भी तो तैयार करनी है। हाँ माँ, और खाने का मेन्यू भी बना लेना कि खाने में क्या क्या बनाना है। ये कहते हुए ललिता और शोभा अपने कमरे में चली गयीं। और बेचारी गरिमा करती भी क्या, उसने अपने आंसू पोंछे और घर के काम करने लगी। फिर जन्मदिन वाले दिन शोभा नई ड्रेस पहनकर तैयार हो गई और मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी। ललिता ने अपनी बेटी शोभा के लिए बहुत बड़ा बर्थडे केक मंगवाया। वहीं बेचारी गरिमा सुबह से ही मेहमानों के खाने की तैयारियों में जुट गई। शाम होते ही मेहमान धीरे धीरे आना शुरू हो गए। सभी ने शोभा को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए। वहीं दूसरी ओर बेचारी गरिमा नौकरानी की तरह कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। तभी उस पार्टी में एक हैंडसम लड़का आया। उसका नाम था राहुल। वो शोभा के कॉलेज में पढ़ता था। राहुल ने भी शोभा को जन्मदिन की बधाई दी। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। शोभा अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी कि तभी ऊपर से झूमर गिरने ही वाला था। गरिमा की नजर उस झूमर पर पड़ी। इससे पहले कि वो झूमर शोभा के ऊपर गिरता, गरिमा ने दौड़ते हुए शोभा को धक्का दिया और वो झूमर गरिमा के ऊपर गिर गया। वो बुरी तरह घायल हो गई। ये देख ललिता घबराते हुए शोभा से बोली, शोभा बिटिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन गरिमा को देखो, मेरी वजह से कितनी चोट लगी है। अगर गरिमा समय पर नहीं आती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। ललिता और शोभा ने इतने सालों तक गरिमा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी गरिमा ने अपनी बहन शोभा की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ये देख ललिता का दिल अंदर से झकझोर गया। इतने में पास खड़ा राहुल बोला, गरिमा का काफी खून बह चुका है, हमें इसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए। उसके बाद गरिमा को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घंटे की ट्रीटमेंट के बाद गरिमा को होश आया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने उसकी बड़ी बहन शोभा और राहुल खड़ा था। गरिमा, मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको कहीं चोट तो नहीं लगी दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मेरी आंखों से अंधविश्वास की पट्टी मिट गई है। तुम वर्ल्ड की सबसे अच्छी और प्यारी बहन हो। अपनी बहन के मुंह से ऐसे शब्द सुन गरिमा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, पर माँ कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पहले तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर घर चलते हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट है। 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। शोभा, ये तुम्हारी बहन है, तुमने कभी नहीं मिलवाया। सच में तुम्हारी बहन तो बहुत डेयरिंग है। कैसे तुम्हें बचाने के लिए झूमर अपने ऊपर ले लिया? ये तो किसी सुपर गर्ल से कम नहीं। आखिर बहन किसकी है? दीदी प्लीज मुझे घर ले चलो। ये हॉस्पिटल में रहूंगी तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर गरिमा घर जाने की जिद करने लगी। फिर डॉक्टर से चेकअप और दवाई लेकर शोभा गरिमा को लेकर घर पहुंची। गरिमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। अरे शोभा दीदी, ये चारों तरफ कमरे में अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ को लाइट जलाने तो बोलो। तभी अचानक लाइट जल उठी और गरिमा के सामने उसकी माँ ललिता हाथ में केक लेकर खड़ी थी। गरिमा को कुछ समझ नहीं आया। इतने में ललिता बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेटी गरिमा, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना। तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। पता नहीं भगवान मुझे माफ करेगा कि नहीं, लेकिन तुम तो मुझे माफ कर दो। माँ की बात सुन गरिमा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली,
माँ, मैं इतने सालों से आपके प्यार के लिए तरस रही थी। आज भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ। ओह, अब आप दोनों का पैचअप हो गया है तो अब केक काटें। मैंने अभी तक अपना केक भी नहीं काटा। कुछ पता भी है? आज मैं अपनी दोनों बेटियों का जन्मदिन एक साथ मनाऊंगी। आज एक नहीं बल्कि 2-2 केक कटेंगे, वो भी एक साथ। इस तरह गरिमा और शोभा दोनों का बर्थडे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। गरिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बहुत खुश थी। उसने पहली बार जो अपना बर्थडे केक काटा था। सभी ने मिलकर बर्थडे पार्टी खूब एंजॉय की। वो दिन गरिमा की जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया, क्योंकि उस दिन उसे इतने सालों बाद अपनी माँ और बहन का प्यार जो मिल गया था। पूनम की एक बेटी थी जिसका नाम साक्षी था। वो अभी 2 साल की थी। पूनम दूसरी बार गर्भवती होती है और उसे फिर से एक बेटी होती है, लेकिन दूसरी बेटी को जन्म देते हुए पूनम की मौत हो गई। साक्षी अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके पापा उसे नहीं बताते हैं कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अभी भी साक्षी को कुछ पता नहीं चलता है। सूरज अपनी दोनों छोटी बेटियों को नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए वो मीनू से दूसरी शादी कर लेता है। मीनू सूरज की दोनों बेटियां संभाल रही थी। मीनू सूरज की छोटी बेटी का नाम रितिका रखती है। साक्षी और रितिका मीनू को अपनी सगी माँ मानने लगी थी। बहुत साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती है, लेकिन तभी एक दिन अचानक सूरज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। सूरज के जाने के कुछ दिनों बाद मीनू खुद में बोलती है, साक्षी और रितिका के लिए मेरा प्यार था क्योंकि मैं सूरज से प्यार करती थी। सूरज है ही नहीं तो इन दोनों के लिए मेरा प्यार किस बात का। सौतेली माँ ने फिर भी दोनों को बहुत प्यार दे दिया। इतना प्यार तो कोई सौतेली माँ नहीं देती है। अब मैं दिखाती हूँ सौतेली माँ क्या होती है। उसके बाद मीनू दोनों बहनों के पास जाती है और बोलती है, बहुत हो गया आराम और बहुत कर लिए हैं मजे। घर के काम पर कौन ध्यान देगा? घर के काम तो आप करती हो ना, हमें पढ़ाई करनी होती है। अच्छा, अब से कोई पढ़ाई नहीं होगी। मैं तुम दोनों की नौकर नहीं हूँ जो घर के काम करती रहूंगी। घर के काम करोगी तो खाना मिलेगा। अब देख लो, तुम्हारी मर्जी। पेट भरना है तो काम करना पड़ेगा, वरना भूखी रहना। इतना बोलकर मीनू चली जाती है। साक्षी दीदी, ये मम्मी को क्या हो गया है? आज से पहले मम्मी ने कभी भी हम दोनों से इस तरह से बात नहीं की है। कोई बात नहीं, इतना मत सोच। शायद मम्मी किसी बात पर परेशान होंगी, इसलिए बोला है। थोड़ी देर बाद अपने आप उनका मूड ठीक हो जाएगा और वो फिर से हम दोनों को प्यार करने लगेंगी। उसके बाद दोनों बहनें अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मीनू दोनों को देखती है और उनके पास जाती है। कहाँ चली? मेरी कल की बात को तुम दोनों झूठ समझ रही थी क्या? अगर तुमने स्कूल जाने के लिए एक भी कदम बढ़ाया तो तुम दोनों के दोनों पैर तोड़ दूंगी। आपको क्या हो गया है मम्मी? मैं तुम दोनों की मम्मी नहीं हूँ। तुम दोनों मेरी बेटियाँ नहीं हो। तेरी मम्मी तो तेरी छोटी मनहूस बहन के पैदा होते ही मर गई। वो तो तेरे बाप ने मेरे से दूसरी शादी कर लिया, वरना तुम दोनों भी जल्दी अपनी माँ के पास पहुँच जाती। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत हैरान होती है। हैरान क्या हो रही हो तुम दोनों? मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। घर के कामों में लग जाओ। मेरे आने तक अगर सारा काम खत्म नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर मीनू चली जाती है। मीनू के जाने के बाद रितिका बहुत रोती है। दीदी, अब हम दोनों कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता है। रो मत मेरी बहन, अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। तू परेशान मत हो, मैं तुझे घर का कोई काम करने नहीं दूंगी। नहीं दीदी, मैं बैठी रहूंगी और आप घर का सारा काम करोगी। ये सब मैं कैसे देख पाऊंगी? आपने ही तो अभी कहा कि हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना है, फिर मैं आपको अकेले काम करने कैसे दे सकती हूँ? उसके बाद दोनों बहनें घर का काम करने लगती है। उस दिन से दोनों बहनें फिर से कभी स्कूल नहीं जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और साक्षी की सहेली रिंकी उसके घर आती है।
साक्षी, इतने दिन हो गए, तुम दोनों बहनें स्कूल क्यों नहीं आती हो? तुझे पता है ना, ज्यादा छुट्टी करेगी तो मैम नाम काट देंगी, और तो और स्कूल में तुम दोनों की फीस भी रह रही है। मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए बार बार मैं तुझे ही बोलती हूँ। आखिरकार इसके लिए मुझे तेरे घर आना ही पड़ा। रिंकी की बात मीनू सुन लेती है। इससे पहले साक्षी कुछ बोलती, मीनू वहाँ आती है और बोलती है, तू अपनी मैम को बोल दे कि इसका नाम काट दे। अब ये दोनों कभी भी स्कूल नहीं जाएंगी। अच्छा, लेकिन क्यों? तुझे जितना बोलने के लिए बोला है उतना बोल, हर बात जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोलने आई थी बोल लिया ना, चल अब जा अपने घर। मीनू की डांट सुनने के बाद रिंकी फिर से कुछ नहीं बोलती है और वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। बहुत सारा काम करने की वजह से रितिका बहुत कमजोर हो जाती है और उसे बुखार हो जाता है। दीदी, मेरा सर बहुत गर्म है और मुझे बहुत कमजोरी भी लग रही है। साक्षी रितिका के सर पर हाथ रखती है। अरे, तुझे तो बहुत बुखार है, रुक मैं अभी मम्मी को बता कर आती हूँ। साक्षी मीनू के पास आती है। मम्मी, रितिका को बहुत तेज बुखार है, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो, अगर उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो वो मर जाएगी। मर जाएगी तो मर जाए, मेरे लिए तो अच्छा ही है। इसकी शादी के खर्चे का बोझ मेरे सर से उतर जाएगा। साक्षी को इस बार मीनू पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचती है, इन्होंने जो जो बोला हम दोनों ने वो सब किया, और आज जब मेरी बहन बीमार हो गई है तो इनके पास इतने भी पैसे नहीं है जो इसका इलाज करवा पाए। एक बार रितिका ठीक हो जाए, उसके बाद हम दोनों इसको छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले जाएंगे। उसके बाद साक्षी रितिका के पास जाती है और उसके सर पर ठंडे पानी में भिगोकर कपड़ा रखती है। मन ही मन साक्षी सोचती है, मैं अभी पड़ोस वाली आंटी से रितिका के इलाज के लिए पैसे उधार ले लेती हूँ, बाद में उन्हें दे दूंगी। साक्षी पड़ोस वाली आंटी के घर जाती है। आंटी, मुझे 1000 रुपए चाहिए। ऐसा क्या हो गया साक्षी? तेरी मम्मी को तो पता है ना कि तू पैसे लेने आई है। नहीं आंटी, प्लीज आप मुझे पैसे दे दो। मेरी बहन बहुत बीमार है और मेरी सौतीली माँ उसके इलाज के लिए पैसे नहीं दे रही है। उसके लिए रितिका का जाना बोझ कम हो जाना है, लेकिन मैं रितिका के बिना नहीं रह पाऊंगी। उस औरत को साक्षी पर तरस आता है और वो उसे पैसे दे देती है। उसके बाद साक्षी रितिका को अस्पताल लेकर जाती है। दवाई लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं और कुछ दिनों में ही रितिका पहले की तरह हो जाती है। रितिका, अब तू बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम इस औरत के साथ नहीं रहेंगे, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगी। हाँ दीदी, बेशक हम कहीं भी जाकर भीख मांग ले, लेकिन इसके साथ नहीं रहेंगे। पर हाँ, जाते जाते इसे सबक जरूर सिखाएंगे। तभी वहाँ पर मीनू आ जाती है। किसको सबक सिखाने की बात चल रही है? किसी को भी तो नहीं। वो तो मैं बोल रही थी कि जल्दी काम कर ले, वरना मम्मी हमें पीटकर सबक सिखाएंगी। अच्छा, इतनी समझदार हो गई है तो जा घर के काम कर। आज मेरी सहेली आ रही है, इसलिए रोज की तरह साधारण खाना नहीं बनाना है। ठीक है मम्मी, मैं आपकी सहेली के लिए गाजर का हलवा और पूरी पनीर बनाऊंगी। चल रितिका, आज साथ में खाना बनाते हैं। दोनों किचन में जाती है और थोड़ी देर में सारा खाना बना लेती है। कुछ देर में मीनू की सहेलियाँ भी आ जाती है। दीदी, आ गई इसकी सहेलियाँ, अब सही मौका है इसे सबक सिखाने का। लेकिन कैसे? गाजर के हलवे में नमक डाल देते हैं, इसकी सहेलियाँ खाएंगी तो इसे बहुत सुना कर जाएंगी। ये तरकीब सुनकर साक्षी हंसती है और रितिका गाजर के हलवे में नमक डाल देती है। तभी मीनू की आवाज आती है, साक्षी खाना लेकर आ जा। उसके बाद साक्षी और रितिका खाना लेकर आते हैं। मैंने अपने हाथों से अपनी दोनों सहेलियों के लिए खाना बनाया है। मीनू की सहेलियाँ जैसे ही गाजर का हलवा खाती हैं, उन्हें उल्टी हो जाती है। वो दोनों गुस्से से मीनू को कहती हैं, मीनू, यही खिलाने के लिए तूने हमें बुलाया था? क्या हो गया? अरे गाजर का हलवा खा कर देख। मीनू गाजर का हलवा खाती है और उसे भी उल्टी हो जाती है। अरे, इसमें तो नमक डाल रखा है। तुम दोनों ने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करने के लिए ये सब किया है ना? क्या बोल रही हो मम्मी? ये सब आपने ही तो सारा खाना बनाया था। मैंने कहाँ बनाया है? ये सब तो तुम दोनों ने बनाया है। वाह मीनू, खुद की गलती उन दोनों बच्चियों पर थोप रही है। अभी तूने ही तो कहा था कि हम दोनों के लिए तूने खाना बनाया है। तूने अपने घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे।
इतना बोलकर दोनों गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मीनू बोलती है, तुम दोनों ने मुझे सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी? अब तुम दोनों दर दर भटकना। मीनू दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। चलते चलते साक्षी रितिका से बोलती है, रितिका, मैंने सोचा था कि मैं कहीं बाहर काम ढूंढ लूंगी, लेकिन एक दिन में मुझे काम कौन देगा और आज हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? अरे दीदी, इतना मत सोचो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। वैसे भी हमें तो कोई बहाना चाहिए था उस घर से निकलने का, इसलिए हमने जानबूझकर ये सब किया था। वो कर लिया तो आगे भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा। वैसे भी उसने हमारे साथ जो भी किया उसका बदला तो हमने ले ही लिया है। चलते चलते दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उस जंगल में छोटी छोटी 2 नदियां थी, जिसे देखकर रितिका बोलती है, दीदी, आपको ये दोनों नदी देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा? देखो तो ज्यादा बड़ी और गहरी भी नहीं लग रही है और दोनों साथ में ही है। तभी एक नदी में से एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों भागते हुए वहां जाते हैं और देखते हैं वो बच्ची नदी में डूब रही है। दोनों बहनें तुरंत उस बच्ची की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। दोनों बहनें नदी से बच्चे को बाहर निकालती है। तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? साक्षी के पूछने पर वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती है और तभी अगले ही पल वो छोटी बच्ची खूबसूरत परी बन जाती है। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। तुम दोनों इस नदी के बारे में ही बात कर रही थी। ये नदी मेरी परी माँ ने बनाई है। ये मेरी परी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए उनके जाने के बाद मैं यहीं रहने लगी। और हाँ, मुझे तुम दोनों को देखकर लग रहा था कि तुम दोनों अनाथ हो, इसलिए मैंने तुम दोनों की परीक्षा ली। हाँ, हमें हमारी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया है और अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। बस इतनी सी बात। तुम्हारी अच्छाई तो मुझे पहले ही पता लग गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये दोनों जादुई नदियाँ हैं। पहली नदी और दूसरी नदी दोनों में एक एक मस्कारा है। तुम दोनों मस्कारे नदी से जाकर ले लो। साक्षी पहली नदी में जाती है और रितिका दूसरी नदी में जाती है और दोनों एक एक मस्कारा लेकर बाहर आ जाते हैं। ये जादुई मस्कारा है। ये दोनों एक एक बार ही अपना जादू दिखा सकती है। अब ये तुम्हारी बुद्धिमानी पर है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगी। 2 बार इस्तेमाल करके फिर से तुम दोनों ये दोनों मस्कारा नदी में डाल देना। अभी मैं यहाँ से चलती हूँ। परी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें दोनों मस्कारा का उपयोग सोचने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद साक्षी बोलती है, हमें पहले मस्कारा से एक घर मांग लेना चाहिए और दूसरे मस्कारा से एक किराने की दुकान। घर में हम रह लेंगे और किराने की दुकान से हम अपना गुजारा कर सकते हैं। रितिका को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है और उसके बाद दोनों बहनें दोनों मस्कारा से एक घर और एक दुकान ले लेती है और फिर से मस्कारा को दोनों नदी में डाल देती हैं। उस दिन से दोनों बहनें दुकान में काम करती थी और अच्छे से अपना गुजारा करती थी। इस तरह दोनों बहनों के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं। सावित्री की 3 बहुएं थीं। पहली बहू का नाम महिमा, दूसरी बहू का नाम नीता और तीसरी बहू का नाम मीनू था। सावित्री के तीनों बेटे दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। तीनों बहुत कम कमाते थे, जिसकी वजह से इतने बड़े परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा था। इसलिए उसकी तीनों बहू बालों में लगाने वाले तेल बेचने का काम करती थी। तीनों रोज सुबह सुबह टोकरी में तेल का डब्बा रखकर घर घर जाकर बेचने लगती है। कभी कभी तेल की बिक्री हो जाती थी, परंतु अधिकतर उनकी बिक्री नहीं होती थी। एक दिन घर में चूल्हे में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। माँ जी, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है, मैं मीनू बहू को अपने साथ जंगल ले जाती हूँ और लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ। मीनू बहू, मेरे साथ जंगल चल, लकड़ियाँ लेकर आनी है। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रही लकड़ियाँ लेने। आप खुद चली जाओ या नीता दीदी को ले जाओ। सावित्री नीता को लेकर जंगल चली जाती है और लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है और खाना खाने के बाद तीनों टोकरी में तेल लेकर बेचने चली जाती हैं। नीता किसी के घर के दरवाजे के पास जाती है और सिर से टोकरी उतारकर नीचे रख देती है। अरे ओ काकी, बालों में लगाने वाला तेल ले लो, प्रकृति तेल है।
इसे लगाने के बाद बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और लंबे काले घने बाल आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही मेरे सर पर इतने कम बाल हैं। अगर ये भी इस तेल की वजह से झड़ गए तो मैं तो टकली ही हो जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे। अरे काकी, एक बार लगा कर तो देखो, प्रकृति तेल है, आपके बालों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं ले लूंगी, लेकिन तू मुझे 30 रुपए की छूट देगी तब लूंगी। नीता उसकी बात मान लेती है और 30 रुपए की छूट देकर तेल दे देती है। ये देखकर मीनू महिमा से कहती है, महिमा दीदी, ये नीता दीदी को क्या हो गया है? लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। वैसे भी जैसे तैसे बिक्री होती है और उसमें भी इन्होंने 30 रुपए की छूट दे दी है। सही बोल रही है, 30 रुपए में तो एक दिन की सब्जी आ जाती है। पता नहीं इसे ये दान करने की क्या जरूरत थी। तभी नीता उन दोनों के पास आ जाती है और फिर तीनों आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते तीनों को एक बेहोश चिड़िया मिलती है जिसके पैरों और पंखों में धागा बंधा हुआ था। ये देखो, ये चिड़िया तो घायल है। इसके पैरों और पंखों में धागा बंधा हुआ है। लगता है किसी धागे में फंस गई थी, जिसकी वजह से ये सही से उड़ नहीं पाई और बेहोश हो गई। चलो इसे अपने घर लेकर चलते हैं, वहाँ इसे हल्दी का लेप लगाएंगे तो इसे कुछ आराम पहुँचेगा। नीता चिड़िया को उठा लेती है और फिर घर लेकर जाती है। घर पहुंचकर नीता मीनू से कहती है, मीनू जरा हल्दी का लेप बना कर लाना। नहीं, मुझे कुछ काम है, आप खुद जाकर कर लो। ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। उसके बाद नीता हल्दी का लेप बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीता हल्दी का लेप बना कर लाती है और चिड़िया के पैरों पंखों में लगा देती है। महिमा और मीनू बहुत कामचोर थीं, इसलिए वो दोनों चिड़िया का ख्याल रखने में नीता की बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो जाती है। तभी नीता चिड़िया को दाना पानी देते हुए कहती है, मेरी प्यारी चिड़िया, मुझे लगता है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। आशा करती हूँ कि इन दिनों मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा होगा। अब तुम अच्छे से पहले की तरह आसमान की सैर कर सकती हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे तेल बेचने जाना है, इसलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद नीता कंघी करने लगती है, लेकिन तभी उसके बहुत सारे बाल झड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। अपने इतने सारे बालों को टूटा हुआ देख नीता रोने लगती है। तभी वहाँ पर मीनू आती है और बोलती है, अरे नीता दीदी, आपके बालों को क्या हो गया? अचानक इतने सारे बाल कैसे टूट गए? पता नहीं मीनू, खिड़की के पास शैम्पू का डब्बा रखा हुआ था, मैंने वही वाला शैम्पू लगाया और अचानक मेरे बाल टूटने लग गए। अरे दीदी, आपने वो शैम्पू क्यों लगाया? उस शैम्पू के डब्बे में तो मैंने थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिला दिया था। लेकिन क्यों? तेरी वजह से मेरे सारे बाल खराब हो गए। मैंने जल्दी जल्दी में उस वक्त ध्यान नहीं दिया। मुझे अपने बालों से मिट्टी तेल की स्मेल आ रही है। खिड़की के बाहर से चिड़िया ये सब देख लेती है और वो अपने जादू से वहाँ एक शैम्पू प्रकट कर देती है। तभी नीता की नजर उस शैम्पू पर जाती है। लगता है ये अम्मा जी कोई नई शैम्पू लेकर आई है। अब इसमें तो तूने मिट्टी का तेल नहीं मिलाया है ना? नहीं, आप चाहो तो इसे लगा सकती हो। इतना बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है और नीता उस शैम्पू से अपने बाल धो लेती है। जैसे ही नीता बाल धोकर बाहर आती है तो उसके बाल सोने के बन जाते हैं। महिमा और मीनू की नीता के सोने के बाल पर नजर जाती है और वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाती हैं। नीता, मीनू ने मुझे बताया कि तेरे बाल टूट रहे हैं, लेकिन तेरे बाल तो सोने के हो गए हैं। ये बाल सोने के कैसे बने? आखिर ऐसा क्या किया आपने? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बाल सोने के कैसे हो सकते हैं? इतना बोलकर नीता शीशे में खुद को देखती है और वो अपने सोने के बाल देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, ये तो सच में मेरे बाल सोने के हो गए हैं, लेकिन कैसे? तुम अपने बालों को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने ये किया। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी चिड़िया घर के अंदर आती है और परी बन जाती है। तुमने मेरी सेवा की, इसलिए उसके बदले मैंने तुम्हें ये इनाम दिया है। आप परी हो, पर आप चिड़िया क्यों बनी? मैं जब भी पृथ्वी लोक घूमने आती हूँ तो चिड़िया का रूप लेकर ही आती हूँ, लेकिन उस दिन मेरा पैर किसी धागे में फंस गया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ सही समय पर तुम आ गई, वरना मेरी तो जान ही चली जाती। तुम सोने के बाल तोड़कर इन्हें बेच सकती हो और जो चाहे खरीद सकती हो। बाल कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जितने बाल तोड़ोगी फिर से नए बाल आ जाएंगे।
काश नीता दीदी की तरह हम दोनों को भी सोने के बाल मिल जाते। परी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सोने के बाल दिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महिमा दीदी और मीनू को भी आप ये सोने के बाल दे दो। मैं उन्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। ठीक है, तुम दोनों के बाल भी सोने के हो जाएंगे। वहाँ पर मैंने चमत्कारी शैम्पू रख दिया है, तुम दोनों भी वही लगा लो। कभी भी लालच मत करना और ना ही इन बालों का घमंड करना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये बाल हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ये बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। महिमा और मीनू शैम्पू लगा लेती हैं और उन दोनों के बाल भी सोने के हो जाते हैं। मैं तो सोने के बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। सबसे ज्यादा अच्छी तो मैं लग रही हूँ, मेरे प्यारे सोने के बाल। नीता वहाँ आती है और बोलती है, महिमा दीदी और मीनू दीदी दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हो, मेरे से भी ज्यादा। वैसे आप दोनों को याद है ना, ज्यादा लालच नहीं करना वरना बाल गायब हो जाएंगे। तू अपने आप को ज्यादा समझदार और हम दोनों को पागल समझती है क्या? हम दोनों ने भी परी की बात सुनी है, इसलिए तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ महिमा दीदी, चलो यहाँ से, ये तो हमेशा ज्ञान बांटने लग जाती है। उसके बाद दोनों पूरे गांव घूमने चली जाती हैं। सारे गांव वाले दोनों के सोने के बाल निहारते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में राशन खत्म हो गया था, इसलिए नीता अपने 2 बाल तोड़ती है और बोलती है, ये सही रहेगा, मैं इन दोनों बालों को बेचकर घर की जरूरतों का सामान ले आती हूँ। उसके बाद नीता सोने के बाल को तोड़कर घर की जरूरतों का सारा सामान ले आती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू महिमा से कहती है, महिमा दीदी चलो हम अपने बाल को बेचकर बहुत सारे नए कपड़े और मेकअप का सामान लेकर आते हैं। इस तरह मीनू और महिमा अपने बाल बेचकर अपने बहुत सारे कपड़े और मेकअप का सामान ले आती हैं। बढ़ते समय के साथ दोनों बहुत ही ज्यादा घमंडी हो जाती हैं। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हमारे घर पर अभी खाना नहीं बना है, इसलिए हम आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते। तभी वहाँ पर नीता आ जाती है और बोलती है, तो क्या हो गया? अम्मा आप बैठ जाओ, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। बूढ़ी अम्मा बैठ जाती है और नीता जल्दी से उनके लिए खाना बना देती है। इस तरह नीता हर जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी, लेकिन महिमा और मीनू ऐसा नहीं करती थी। अगले दिन महिमा और मीनू किसी रिश्तेदार के घर से लौट रही होती हैं। तभी रास्ते में एक बेसहारा औरत महिमा और मीनू से कहती है, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी बहुत बीमार है और उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं देंगे। इतना बोलकर दोनों घर वापस आ जाती हैं। तभी दोनों के सोने के बाल गायब हो जाते हैं और दोनों टकली हो जाती है। नीता दोनों को देखती है और बोलती है, ये क्या हो गया? तुम दोनों के सोने के बाल कहाँ गए? मीनू और महिमा रोने लगती हैं। दोनों समझ जाती हैं कि उन्होंने उस बेसहारा औरत की मदद नहीं की थी, इसलिए उनके बाल गायब हो गए। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों उस दिन से सुधर जाती हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों के नए बाल नहीं आते हैं। लेकिन अभी भी नीता के पास उसके सोने के बाल थे। नीता अपने सोने के बाल बेचकर एक बड़ी सी दुकान खोलती है। अब उन तीनों के पति मजदूरी का काम नहीं करते थे और अपनी दुकान संभालते थे। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।